मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में और उससे रिलेटेड प्रश्न बनाए थे और मैंने आप लोगों को 2 प्रश्न गृह कार्य हेतु हल करने के लिए दिए थे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। तो एक प्रश्न तो एक बच्चे ने हल करके मुझे भेजा था, लेकिन शायद अब मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने कोशिश नहीं की या सॉल्व नहीं किया। आप आज उसको मुझे एक बार कॉपी में हल करके दिखाइए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में ये आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम में संबंध। एचसीएफ जानते हैं आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। ये आप लोगों ने पहले ही पढ़े हुए हैं। तो इन दोनों में क्या संबंध होता है एलसीएम और एचसीएफ में, और जिन संख्याओं को हम निकाल रहे हैं एलसीएम एचसीएफ, क्या संबंध उनमें होता है, इसके बारे में है। तो इनमें जो अगर 2 संख्याएं हैं हमारे पास, केवल 2 ही संख्या होती हैं, तो ए मान लेते हैं हम 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ए और बी हैं, उनका एचसीएफ मान लिया एच और एलसीएम एल है। तो इन संख्याओं का जो गुणनफल होता है इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के इक्वल होता है। मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ए इंटू बी इज इक्वल टू एच इंटू एल। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट में, राइट को लेफ्ट हैंड साइड में, एच इंटू एल इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब एक क्वेश्चन हमारी बुक में है, क्वेश्चन नंबर 4 इससे रिलेटेड, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसमें हमें ये दिया हुआ है कि 2 संख्याएं 306 और 657, 306 और 657, इनका एचसीएफ दिया हुआ है 9। हमें इन 2 संख्याओं का मतलब 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसी संबंध का यहाँ प्रयोग करेंगे। पहली संख्या हमें दी है a बराबर 306, दूसरी संख्या b बराबर दी है हमें 657, और इन संख्याओं का एचसीएफ एस दिया हुआ है 9। हमें एलसीएम एल निकालना है। तो इसी संबंध का हम प्रयोग कर रहे हैं, h इंटू एल बराबर a इंटू बी। तो h की जगह हमने 9 लिख दिया, 9 इंटू एल इज इक्वल टू 306 इंटू 657। तो l की वैल्यू निकल गई, अपॉन में 9 गया हमारा, 9 से 306 कट जा रहा है 34 बार, 34 से हमने 657 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा l आ गया 22,338। मतलब एलसीएम आ गया 306 और 657 का 22,338। तो इस तरह से, और अन्य सवाल भी हैं, सरल से सवाल। मैंने एक अलग से ये सवाल उठाया था। अब एक सवाल 5वां, और ये थोड़ा सा अलग तरह का मैं इसलिए लिया है। याद कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अब यहाँ पर अंक 0 पर समाप्त होती है, माने इकाई का अंक 0 है। अगर मतलब कोई संख्या 6 की पावर n के रूप में हो तो उसके इकाई के जगह पर उस संख्या की इकाई में 0 आएगा। 0 पर समाप्त होने का मतलब यह है। तो हम ये जानते हैं अगर इकाई का अंक में 0 है किसी संख्या के, तो वह 10 से अवश्य विभाज्य होती है। तो उसमें मतलब 10 का भाग जरूर जाएगा। तो जब 10 का भाग जाएगा तो 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होते हैं, तो इसका मतलब वो 2 और 5 से भी विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है ना। अतः इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 जरूर आने चाहिए। तो हम यहाँ 6 की पावर n के जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 6 के जो फैक्टर आते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 आते हैं। ब्रैकेट में हमने लिख दिया, बाहर से होल पावर n लिख दी इसकी। तो हम देख रहे हैं कि 6 के जो अभाज्य गुणनखंड हमारे आए वो अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, जबकि हमें 2 के साथ 5 भी प्राप्त होना चाहिए था। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 5 प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः कोई भी संख्या, प्राकृत संख्या n के लिए कोई भी संख्या 6 की पावर n ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 0 पर समाप्त होगी। ठीक है बच्चों। तो आगे को आप भी प्रयास कीजिए। मैं कुछ सवाल इंपॉर्टेंट ले रहा हूँ और उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्वेरी कीजिए। आप कहीं पर आपको कोई चीज़ पूछनी है वो पूछिए। ठीक है। और आप लोग आगे, मैंने एक बच्चे को और जोड़ा था, बाकी बच्चे जुड़ने में पता नहीं क्या बात है। घर बैठे भी आप लोग थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा लेते तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी आपको मिल पाते, आगे को अच्छी तैयारी भी हो जाती। ठीक है। तो आगे के सवाल और देखिए, मैं फिर 2 घंटे बाद फिर आपके पास